हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैंने रखे हैं आपके संतुलित आहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि संतुलित आहार जो है जो आपके कोर्स में टीजीटी पीजीटी का एक हिस्सा है। ठीक है, पार्ट है एक संतुलित आहार। इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन जरूर 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो इससे मैंने करीब 60 क्वेश्चन के लमसम इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन रखे हैं इसमें। और ये टोटल जो क्वेश्चन है वो संतुलित आहार से हैं। और फिजिकल संबंधित कोई भी परीक्षा जो होती है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, आपकी नेट हो, इसके बाद पीटीआई हो, या भारत में कोई भी शारीरिक शिक्षा की परीक्षा हो, इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको ज़रूर। ठीक है, आइए देखिए परीक्षा शुरू पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संतुलित भोजन का नहीं है? कौन सा कार्य संतुलित भोजन का नहीं है, ये पूछा जा रहा है। शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करना, रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना, बी कह रहा है। विकल्प सी में है कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत करना। विटामिन डी है प्राण वायु को बाहर निकालना। ठीक है, क्या है इसमें नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करना, ये भी आपका संतुलित संतुलित आहार का कार्य है। रोगाणुओं से सुरक्षा करना, ये भी आपका संतुलित आहार का कार्य है। और कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत करना, ये भी आपका संतुलित आहार का कार्य है। लेकिन जो नहीं है कार्य, वो है आपका क्या है, प्राणवायु को बाहर निकालना। ये आपका संतुलित आहार का कार्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा आपका। दूसरे में दिया है कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से यौगिक पाए जाते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कौन से यौगिक पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, पहला विकल्प दिया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बी विकल्प दिया है आपका कार्बन, स्टार्च और लैक्टिक अम्ल। सी दिया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और स्टार्च। और डी विकल्प दिया है कार्बन, हाइड्रोजन और सेल्यूलोज। बताइए कार्बोहाइड्रेट में कौन से यौगिक पाए जाते हैं? ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी सही होगा विकल्प। तो इसमें देखिए इसका विकल्प होगा आपका कौन सा सही, पहला। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाई जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है क्वेश्चन आपका, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, विकल्प ए में दिया है 2:4, विकल्प बी में दिया है आपका 2:6, विकल्प सी में दिया है 2:1, विकल्प डी में दिया है 1:3। ठीक है, क्या है इसका विकल्प सही, बताइए। पहला होगा सही, या दूसरा, या सी, या डी, कौन सा सही होगा? तो तीसरे का जो तीसरे का जो होगा वो होगा सी, 2:1। 2:1 में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। लैक्टिक अम्ल नहीं है, स्टार्च नहीं है, शर्करा नहीं है, कि सेलुलोज नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन सा नहीं है, ये बताइए। तो इसमें होगा आपका कौन सा, लैक्टिक अम्ल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट को पाने के लिए मुख्यतः किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती? कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, पचाने की बात हो रही, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए मुख्यतः किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है? आपका क्या दिया है, विटामिन ए दिया है, मतलब ए में विटामिन ए दिया है, बी में विटामिन बी दिया है, सी में विटामिन सी दिया है, डी में विटामिन डी दिया है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को? तो विटामिन बी की आवश्यकता पड़ती है आपकी कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, क्या है पोषक तत्व? प्रोटीन है, विटामिन बी है, या खनिज है, या विटामिन डी है? बताइए क्या होगा, पहला विकल्प होगा, दूसरा होगा, तीसरा या चौथा? कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है इसमें? तो छठे का होगा डी, वसा जो है वो दोगुनी मात्रा में आपको ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करता है शरीर के लिए। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका,
वसा की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वसा की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। पहला देखिए, पहले में विकल्प ए में दिया है चर्म रोग, विटामिन बी में दिया मलेरिया, विटामिन सी में दिया है तपेदिक और डी में दिया है अत्रा ज्वर। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? मतलब अत्यधिक कमी से, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। साथ में का होगा पहला चर्म रोग हो जाता, त्वचा का क्या है, सूख खुश्क हो जाती है, ठीक है, या फटने सी लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वसा की अत्यधिकता से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? वसा की अधिकता से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? कौन सा रोग होने की संभावना रहती है बताइए वसा से? पहला में तो है सूखा रोग है, पहले विकल्प ए में सूखा रोग और बी में आपका पेचिस और सी विकल्प आपका है हृदय रोग और डी है आपका नेत्र रोग। वसा की अत्यधिकता से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? कौन सा रोग होगा वसा की अधिकता से? तो आपका 8वें का होगा आपका सी हृदय रोग। अगर वसा आपके शरीर में अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, हृदय रोग यानी हार्ट अटैक आने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसकी वजह ये है क्योंकि वो ब्लड में जम जाता है, ब्लड में जाकर के वसा जम जाएगी और जो आपकी मतलब नसें होंगी उनमें जाकर ये जम जाएगा, तो ब्लड को बहने में क्या है, आने जाने में दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। और वो चीज़ जाकर हार्ट में जब जाके जम जाएगी तो हार्ट को क्या है, प्रॉब्लम होने लगेगी, हार्ट को क्या मतलब धड़कने में उसे प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है, वसा की अत्यधिक मात्रा से। तो इससे क्या है, आपका हृदय रोग, वसा की अधिक मात्रा आप लेने लगेंगे तो हृदय रोग जो है होने लगेगा आपके लिए। 8वां क्वेश्चन जो है वो दिया है आपका, भोजन में कौन सा क्या है, भोजन में निहित कौन सा पोषक तत्व मुख्यतः शारीरिक वृद्धि और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है? भोजन की में निहित कौन सा पोषक तत्व शारीरिक वृद्धि और टूटने फूटे ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है? मतलब टूटे फूटे जो हमारे शरीर में टूट फूट हो रही है, मतलब चोट लग रही है या कोई भी दुर्घटना हो रही है, उसको भरपाई कौन करता है, कौन सा विटामिन करता है, ये कौन सा ऊतक करता है, इसके बारे में देखिए। पहले में दिया है आपका विकल्प ए में प्रोटीन दिया है, विटामिन वो बी में दिया है विटामिन और सी में दिया है वसा और डी में दिया है आपका कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होगा, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत का कार्य कौन सा करता है बताइए? तो इसमें जो है 9th का होगा आपका पहला, प्रोटीन का कार्य है आपकी टूटे फूटे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करना और शारीरिक वृद्धि करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन का मुख्य संघटक होता है, प्रोटीन का मुख्य संघटक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है या नाइट्रोजन होता है? प्रोटीन का मुख्य संघटक क्या होता है बताइए? कौन सा विकल्प होगा, पहला होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? प्रोटीन का मुख्य संघटक कौन सा होगा बताइए? तो 10वें का होगा आपका डी का नाइट्रोजन। जो प्रोटीन का मुख्य संघटक है वो है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, भोजन में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा लेने से कौन सा रोग होता है? अगर प्रोटीन आप अधिक ले रहे हैं भोजन में आप, तो कौन से रोग से ग्रसित हो जाएंगे, ये पूछा जा रहा है इस विकल्प में। पहला है आपका नेत्र रोग, बी में दिया है आपका हृदय रोग, सी में दिया है वृक्क एवं हृदय रोग वो यकृत रोग या डी दिया है आपका चर्म रोग। अगर प्रोटीन अधिक मात्रा में ले रहे हैं भोजन में तो क्या कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो सी आपका कौन सा होगा, 11 का होगा सी, यानी कौन सा, वृक्क या यकृत रोग होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं खाने में। अगला देखिए, अगला है विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये देखिए। पहला दिया है आपका रतौंधी, बी दिया है आपका बेरी बेरी और सी दिया है गलगंड और सूखा और डी दिया आपका सूखा रोग, ठीक है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बताइए? तो इसमें 12 का जो होगा, 12 का आपका कौन सा दिया है, मतलब विटामिन, इसमें देखिए ए नहीं दिया है, यहाँ पर ए होना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी अगर देखा जाएगा तो इसमें रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसमें सूर्य छिपने के बाद उसको दिखाना जो है बंद हो जाता, देखना बंद हो जाता है उसके, ठीक है, दिखाना कम देने लगता है, दिखाई कम देने लगता है, ठीक है, अगर एक ही कमी होगी आपकी, रतौंधी रोग हो जाता है ये।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, थायमीन या साइनोकोबालामिन या रेटिनॉइड। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा वो रेटिनॉइड होगा। क्या है? रेटिनॉइड जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला देखिए, अगला है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? B1 की कमी से कौन सा रोग होगा हमारे शरीर में, ये पूछा जा रहा है। कौन सा रोग हो जाता है? पहले में दिया है, ए विकल्प दिया है सूखा रोग, बी विकल्प दिया है पेलग्रा, सी विकल्प दिया है बेरी बेरी और सी दिया है आपका रेटेक्स। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होगा बताइए, कौन सा विकल्प सही है इसमें, ए बी सी या डी? तो 14 का जो होगा विकल्प वो होगा आपका बेरी बेरी। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है शरीर में हमारे? बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 की रासायनिक नाम, B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ए विकल्प आपका दिया है थायमीन, बी विकल्प में दिया है टोकोफेरॉल और सी में दिया है फोरेल अम्ल और डी में दिया है एस्कोर्बिक अम्ल। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होगा वो होगा आपका थायमीन। थायमीन जो है B1 का रासायनिक नाम है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये पूछा जा रहा है। पहले में दिया है आपका चर्म रोग, बी में दिया है सूखा रोग, सी में दिया है बेरी बेरी और डी में दिया है पेलग्रा। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग होगा आपका B2 की कमी से? तो ए विकल्प सही होगा, बी सी या आपका डी। तो 16 का जो होगा विकल्प का वो होगा चर्म रोग। B2 की कमी से जो होता है वो होता है आपका चर्म रोग हो जाता है B2 की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका विटामिन B2 की का रासायनिक नाम क्या है? अब B2 का रासायनिक नाम पूछा रहा है, कहेगा ए में दिया है विकल्प आपका एस्कोर्बिक अम्ल और बी में दिया है साइनोकोबालामिन और सी दिया है आपका नियासिन और डी दिया है आपका राइबोफ्लोविन। कौन सा होगा? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो 17 का जो होगा वो होगा डी। ठीक है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है वो आपका B2 का रासायनिक नाम है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन B12 यानी B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा ये पूछा जा रहा है। तो आपका कौन सा होगा? ए में ए विकल्प दिया है बेरी बेरी, बी में दिया है एनीमिया, सी में दिया है रेटेक्स और डी में दिया है आपका स्कर्वी। कौन सा रोग होगा बताइए विटामिन B12 की कमी से? तो 18वें का जो होगा वो होगा बी यानी एनीमिया। एनीमिया जो होती है वो B12 की कमी से हो जाती है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, रक्त कल्पता जिसे कहते हैं। ठीक है, रक्त की कमी होना ही एनीमिया कहलाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन या एस्कोर्बिक अम्ल या थायमीन या टोकोफेरॉल। कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी या डी? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो है आपका साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये वाला पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निकोटिन अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? निकोटिन अम्ल की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला दिया है आपका विकल्प ए बेरी बेरी, बी विकल्प दिया है स्कर्वी, सी दिया है रेटेक्स और डी दिया है आपका पेलग्रा। तो निकोटीन अम्ल की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो 20वें का होगा आपका डी। 20वें का कौन सा हो? पेलग्रा। जो पेलग्रा है वो विटामिन निकोटीन की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निकोटीन अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? निकोटीन अम्ल जो है उसका रासायनिक नाम क्या होगा? नियासिन होगा या थायमीन होगा या टोकोफेरॉल होगा या होगा राइबोफ्लेविन। कौन सा होगा निकोटीन अम्ल का जो रासायनिक नाम है वो पूछा जा रहा है। तो 21 का होगा आपका ए नियामिन। निकोटीन का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं नियामिन कहते हैं हम। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे शरीर में फोलिक अम्ल की अगर कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा? ए विकल्प दिया है बेरी बेरी, बी विकल्प दिया है आपका स्कर्वी,
सी विकल्प दिया है आपका रतौंधी, और डी में दिया है व्रत लोहित कोशिका आरक्ता। क्या होगा इसमें बताइए? फोलिक अम्ल की अगर कमी हो रही है हमारे शरीर में, कौन सा रोग होगा? तो 22 का होगा डी, यानी कौन सा होगा? व्रत लोहित। कौन सा होगा? व्रत लोहित कोशिका आरक्ता हो जाता है इसमें रोग। ठीक, अगला देखिए, अगला है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से, किससे? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए दिया है स्कर्वी, बी दिया है एनीमिया, सी दिया है रतौंधी, और डी दिया है बेरी। कौन सा होगा? तो 23वें का जो होगा वो होगा आपका कौन सा विकल्प होगा? सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग जो है सी की कमी से हो जाता है। ठीक है, अब सी का रासायनिक नाम क्या होगा? सी का जो है रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ए में दिया है टोकोफेरॉल, बी में दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी में दिया है नियामिन, और डी में दिया है राइबोफ्लेविन। क्या होगा इसका नाम? सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ए सही होगा, बी, सी या डी? तो 24 का जो विकल्प होगा वो होगा बी, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं विटामिन सी के रासायनिक नाम को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो मात्र को किस चीज़ में प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा? विटामिन सी जो है किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए है आंवला में, बी है संतरा में, सी है आपका अमरूद में, या उपरोक्त तीनों में? तो ये जो है आपका 25 का क्या होगा? यानी आंवला में भी विटामिन सी पाया जाता है, संतरे में भी विटामिन सी पाया जाता है, अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी, यानी संतरा की प्रजाति की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे चकोतरी हुई, संतरा हुआ, या आपका इसके अलावा मौसम्मी हुई, या आपका नींबू हुआ, ठीक है, आंवला हुआ, अमरूद हुआ, इन सब में क्या है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका होगा उपरोक्त सभी, यानी डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका संक्रामक रोग से बचाव एवं घाव के जल्दी भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? संक्रामक रोग अगर हो रहा है उसके बचाव और घाव को जल्दी भरने में कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन ए कार्य करेगा, या विटामिन B12 या B12 आपका कारगर होता है, या सी में दिया है विटामिन सी, और डी में दिया है विटामिन डी? कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 26 में का जो होगा वो होता है आपका सी। विटामिन सी जो है संक्रामक रोगों से बचाव करता है और घाव भरने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये पूछा जा रहा है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से बताइए। पहला दिया है रेटेक्स, बी में दिया है वेरी, सी में दिया है एनीमिया, और डी में दिया है स्कर्वी। ठीक है, 27 का कौन सा सही होगा? तो 27 का जो होगा वो होगा आपका विकल्प ए सही। क्या होगा? 27 में होगा विकल्प ए रेटेक्स। डी का जो डी से की कमी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डी की कमी से जो होता है रेटेक्स रोग हो जाता है शरीर के अंदर। और विटामिन डी अगर पूछ लिया जाए पाया कहाँ से जाता है, विटामिन डी पाया कहाँ जाता है, तो फ्री मिलता है भाई ये सूर्य की किरणें से। अगर आप सूर्य की रोशनी में आप खड़े हो जाएं तो आपके शरीर को विटामिन डी फ्री में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, क्या है आपका? पहला दिया है कैल्सीफेरॉल, बी विकल्प दिया है टोकोफेरॉल, सी दिया है राइबोफ्लेविन, और डी दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो 28 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? ए। 28 का कौन सा होगा? 28 का होगा ए कैल्सीफेरॉल। कौन सा होता है? कैल्सीफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जा सकता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जा सकता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जा सकता है? तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए? कौन सा बताइए? तो आपका कौन सा होगा? 26 का कौन सूर्य की किरणों से कौन सा? मैंने अभी बताया था। तो विटामिन डी जो है आपका सूर्य की किरणों से हमें मुफ्त में प्राप्त होता है। ठीक है, अगला दीजिए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ई की कमी से पूछा जा रहा है।
विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, विटामिन ई की कमी से पूछा जा रहा है। अब क्या है, पहला विकल्प दिया है इसका प्रजनन संबंधी रोग, बी दिया है अनीमिया, सी दिया है रक्त का थक्का न जमना, और डी दिया है आपका बेरी। ठीक, तो क्या होगा इसका, ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ई की कमी से अगर विकल्प देखेंगे तो आपका प्रजनन संबंधी रोग जो है वो ई की कमी से होते हैं। अब ये पूछा जाए अगर विटामिन ई पाया किस में जाता है, तो अंकुरित अनाज में। क्या? अंकुरित अनाज। अब अंकुरित अनाज का मतलब क्या होगा? अंकुरित अनाज का मतलब है ये, मान लीजिए क्या है, आपने चने भिगो के रखे और उस भिगोने के बाद उसे कपड़े में भिगो करके रख दीजिए, और उसमें जब थोड़े से अंकुरित मतलब कल्ले निकले हैं हल्के से, एक दिन बाद, मतलब 2 दिन लगेंगे कल्ले निकलने में, एक दिन आप भिगो के रखेंगे, दूसरे दिन उसको ऐसे ही रख दीजिए कपड़े में भिगो के, और जब उसमें अंकुरित हो जाए उसके बाद उस चने को आप खा लीजिए, तो आपको विटामिन ई की कोई भी कमी नहीं होगी। इसमें क्या है, अनाज कोई भी हो, जैसे आपने गेहूँ रख दिया, बाजरा रख दिया, या फिर आपने चना रख दिया, मूंग रख दीजिए, ठीक है, इन सबसे क्या है, अगर ये अंकुरित रूप में आप इसको खा रहे हैं तो आपको विटामिन ई की कमी नहीं होगी, और इससे जो है प्रजनन संबंधी रोग भी आपके शरीर में नहीं होंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ए में दिया है साइनोकोबाल एमिड, या एस्कोर्बिन अम्ल, या टोकोफेरॉल, या है राइबोफ्लेविन। क्या होगा? तो विटामिन ई का जो कमी से होता है वो क्या होता है आपका, कौन सा होगा? 31 का जो होगा सी, कौन सा होगा आपका? टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक, अगला देखिए, विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ई का मुख्य स्रोत है क्या? विटामिन ई कहाँ से प्राप्त होता है हमें? हरी सब्जी से, बी दिया है नींबू, सी दिया अंकुरित अनाज, और डी दिया है आपका दूध। तो विटामिन ई जो है वो हमारा किससे प्राप्त होगा? मैंने अभी बताया था, अंकुरित अनाज। कोई भी प्रकार का अनाज है, अगर उसे अंकुरित करके आप खा रहे हैं तो आपको ई की मात्रा मिल जाएगी पूरी। अगला देखिए, अगला है आपका विटामिन, आपका 33वां जो क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक, कौन सा रोग होगा? पहले में दिया है आपका बेरी, और बी में दिया है हृदय रोग, सी में दिया है हेमरोज, और डी में दिया है आपका स्कर्वी। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में? तो वो होता है हमारा कौन सा? हेमरेज जो रोग है वो विटामिन के की कमी से होता है। इससे क्या होता है, हमारे खून का थक्का नहीं जमता, हमारे शरीर में जो है खून का थक्का नहीं जमेगा। क्या नहीं जमेगा? थक्का मतलब जमेगा नहीं, चोट लगने पर हमारा थक्का नहीं जमेगा, ये कमी हो जाती है इसमें। 33 का कौन सा होगा? सी सही होगा। के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। के का रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्यूनोक, हेमरेज, टोकोफेरॉल, या रिबोफ्लेविन। क्या होगा 34 का? तो 34 का जो होगा वो होगा ए, नेप्थोक्यूनोन जो है आपका विटामिन के की रासायनिक नाम है। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अम्ल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अम्ल में घुलनशील है? कौन सा होगा? मतलब ए का ए होगा, या बी होगा, या डी होगा, या के होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सा घुलता है बताइए? 35 में का कौन सा सही होगा? तो आपका क्या है, जल में कौन सा घुलेगा? बी और सी जो है वो जल में घुलता है। विटामिन बी और सी जल में, आपका जल में कौन सा घुलेगा? बी और सी। बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलेगा। उसके अलावा जितने भी विटामिन वो सब अम्ल में घुलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जल में घुलनशील है दोनों। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में मतलब वसा की बात हो रही है, अन्य जो बचेंगे वो वसा में घुलनशील होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? वसा में घुलनशील की बात हो रही है। तो विटामिन ए विकल्प दिया विटामिन बी विकल्प दिया विटामिन सी विकल्प दिया विटामिन ए, और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो वसा में घुलनशील कौन सा होगा ये बताइए? तो मैंने अभी बताया था कि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होता है, और क्या है, विटामिन ए हो गया
विटामिन आपका के हो गया, विटामिन ई हो गया, ये सब वसा में घुलनशील होंगे। तो आपका कौन सा विकल्प होगा? 36 का सी सही होगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है हमारे शरीर में लगभग कितने खनिज लवण पाए जाते हैं? हमारे शरीर में लगभग कितने खनिज लवण पाए जाते हैं? ए में है 15, बी में है 16, सी में है 17, डी में है आपका 18। हमारे शरीर में लगभग कितने खनिज लवण पाए जाते हैं? तो 37 में का जो होगा वो होगा आपका डी। हमारे शरीर में कितने होते हैं? 18 खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, 37 में का होगा डी विकल्प। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक हैं। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक हैं किसमें? ए है हड्डी निर्माण में, बी है रोगों से बचाव में, सी है रक्त परिसंचरण में, और आपका डी है पाचन क्रिया में। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा बताइए? 38 का कौन सा होगा? ए हड्डी निर्माण में। कैल्शियम और फास्फोरस का जो कार्य होता है वो आपका हड्डी के निर्माण में होता है, हड्डी निर्माण करता है ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला विकल्प है आपका, मनुष्य के सारे शरीर में रक्त का माध्यम ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य है। मतलब हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का माध्यम क्या है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या है? शरीर में रक्त के माध्यम ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य। तो ये विकल्प दिया है लोहा, बी दिया है तांबा, सी दिया सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम। तो मनुष्य के सारे शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाने का जो कार्य करता है वो क्या करता है बताइए? तो 39 का जो होगा, 39 का आपका होगा ए सही, यानी लोहा ये कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? लोहे की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। पहला दिया बेरी बेरी, बी दिया हेमरेज, सी दिया स्कर्बी, और डी दिया है अनीमिया। तो लोहे की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है ये पूछा जा रहा था अभी। तो 40 का कौन सा होगा? 40 का होता है आपका डी। कौन सा होता है? अनीमिया। अनीमिया जो है आपका वो लोहे की कमी से हो जाता है, और अनीमिया का मतलब है रक्त कल्पता, यानी हमारे शरीर में क्या है? रक्त बनना कम हो जाएगा, लोहे की कमी हो गई तो। 41वां क्वेश्चन देखिए आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन हमारे शरीर में अगर कम हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? पहले में दिया है आपका हैजा रोग, बी विकल्प दिया है घिंगा रोग, सी दिया है स्कर्वी रोग, और डी दिया है आपका सुजाक रोग। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताइए? तो 41 का होगा बी, यानी घिंगा रोग। जो हमारे गला जो है, थायराइड जो ग्रंथि वो बढ़ जाती है, ठीक है, जो गला जो है सूज सा जाता है, उसमें आयोडीन की कमी से वो रोग होता है घिंगा, जिसे घिंगा रोग कहते हैं। अगला देखिए, अगला है, शरीर में आयोडीन का सर्वाधिक संचय होता है। हमारे शरीर में आयोडीन का सर्वाधिक संचय कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा है। हमारे शरीर में आयोडीन का सर्वाधिक संचय कहाँ पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि में ए विकल्प है, बी है अवटु ग्रंथि में, सी दिया है यकृत में, या डी दिया है आपका पित्ताशय में। तो शरीर में आयोडीन का सर्वाधिक संचय जो होता है वो होता है आपका बी, यानी अवटु ग्रंथि में होता है। ठीक, अगला दिया है आपका, शरीर में ऊतकों की क्रियाओं को सुचारू बनाने का सहायक खनिज है। शरीर में ऊतकों की क्रियाओं को सुचारू बनाने सहायक खनिज लवण क्या है? अगला ये दिया है सोडियम क्लोराइड, बी दिया है पोटेशियम, सी दिया है कैल्शियम, और डी दिया है आपका तांबा। ठीक है, 43 का कौन सा सही होगा बताइए? तो 43 का जो होगा वो होगा ए सोडियम क्लोराइड। कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? अब ये पूछा जा रहा है सोडियम क्लोराइड को कहा क्या जाता है। ठीक है, अब ग्लाइकोजन कहा जाता है, बी में दिया है आपका साधारण नमक कहा जाता है, सी विकल्प दिया है आपका हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और डी विकल्प दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो 44 का होगा बी साधारण नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम। अगला देखिए, अगला है 45वां क्वेश्चन है, शरीर का 90% हिस्सा निर्मित होता है। शरीर में जो 90% हिस्सा बना है वो किस चीज़ का बना है? कैल्शियम से बना है, बी में दिया है मांसपेशियों से बना है, सी में दिया है जल से बना है, और डी दिया है पोटेशियम से बना है। 45 का कौन सा सही होगा? तो 45 का होगा सी, यानी हमारे शरीर का 90% जो है वो हिस्सा वो करीब जल से बना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य के शरीर के तापमान को किस चीज़ से नियंत्रित किया जाता है ये पूछा जा रहा है।
ए दिया है विटामिन से, बी दिया है प्रोटीन से, सी दिया है वसा से, या डी दिया है जल से। ठीक है, विटामिन मनुष्य के शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है किससे? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो 46 का जो होगा वो होगा डी, यानी जल से। मनुष्य का जो तापमान है शरीर का, वो जल से आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। 47वां क्वेश्चन देखिए, 47वां है, शरीर की शक्ति की मापन इकाई को क्या कहते हैं? शरीर की शक्ति मापन की इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए। जूल में नापा जाता है, या बी कैलोरी में नापा जाता है, या सी अश्व शक्ति में नापा जाता है, या डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प होगा? शरीर की शक्ति की मापन इकाई क्या है इसमें? तो 47 का कौन सा विकल्प होगा? 47 का होगा बी, यानी कैलोरी में। शरीर की शक्ति जो मापन इकाई है वो कैलोरी में नापी जाती है। अगला देखिए, 48वां क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी की प्राप्ति होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें कितनी कैलोरी आपको प्राप्त होगी, ये पूछा जा रहा है। 4 कैलोरी प्राप्त होगी, 3 कैलोरी प्राप्त होगी, या 9 कैलोरी प्राप्त होगी, या 2.5 कैलोरी। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो कैलोरी कितनी प्राप्त होगी हमारे शरीर को, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो 48 का होगा ए, यानी कितनी? 4 कैलोरी आप प्राप्त करेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 49, 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी की प्राप्ति होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी की प्राप्ति होती है? कितनी कैलोरी प्राप्त होगी? आपका दिया है वसा से, तो ए विकल्प दिया है 4 कैलोरी, बी दिया है 9 कैलोरी, सी दिया है 2.5 कैलोरी, और डी दिया है आपका 1 कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा अगर खा रहे हैं तो उसमें हमारे शरीर को कितनी कैलोरी प्राप्त होगी? तो 49 का होगा बी, 9 कैलोरी हमारे शरीर को प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन की बात आ रही है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो उससे हमारे शरीर को कितनी ग्राम कैलोरी प्राप्त होगी? 4 कैलोरी ए विकल्प है, बी है 9 कैलोरी, सी है 2.5 कैलोरी, और डी दिया है आपका 3 कैलोरी। तो प्रोटीन अगर आप खा रहे हैं तो उसमें कितनी प्राप्त होगी? 50 का होगा ए, यानी 4 कैलोरी। ठीक है, 4 कैलोरी हमें प्राप्त होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, साधारणतया 5 वर्ष तक के बच्चे को क्या है? साधारणतया 5 वर्ष तक के बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 5 वर्ष का बच्चा, उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए? ए विकल्प दिया है 500 से 1000 कैलोरी, बी विकल्प दिया है 1100 से 1300 कैलोरी, सी विकल्प दिया है 1300 से 1700 कैलोरी, और डी दिया है 1700 से 2500 कैलोरी। 51 का कौन सा होगा? तो 51 का जो होगा कौन सा होगा? 1100 से लेकर 1300 कैलोरी बच्चे को चाहिए, 5 वर्ष तक के बच्चे को प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है आपका, हमेशा बैठे रहने वाले व्यक्ति वयस्क पुरुष को प्रतिदिन कितना कैलोरी की आवश्यकता हो? जो व्यक्ति हमेशा बैठे रहते हैं उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, ये पूछा जा रहा है। तो ए विकल्प दिया 1000 से 1500 कैलोरी, बी विकल्प दिया है 1800 से 2300 कैलोरी, सी दिया है 2000 से 2500 कैलोरी, और डी दिया है 2500 से 3000 कैलोरी। तो 52 का कौन सा होगा? 52 का विकल्प होगा कौन सा होगा? 52 का होगा बी, यानी 1800 लेकर 2300 कैलोरी उसे चाहिए जो व्यक्ति हमेशा बैठा रहता है। अगला देखिए, अगला है, हल्का परिश्रम करने वाले वयस्क पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता हो? हल्का परिश्रम कर रहा है और वयस्क पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, ये पूछा जा रहा है। तो ए विकल्प दिया 2500 से 3000 कैलोरी, बी विकल्प दिया 2800 से 3500 कैलोरी, सी दिया है आपका 3000 से 2500 कैलोरी, और डी विकल्प दिया है आपका 3500 से 4000 कैलोरी। कौन सा विकल्प सही हो? ए, बी, सी और डी? तो हल्का परिश्रम करने वाले के जो कैलोरी की आवश्यकता होगी वो होगी आपकी 2500 से 3000 कैलोरी तक हल्का परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष के या कठिन प्रशिक्षण लेने वाले एथलीट को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, कितनी होगी? पहला विकल्प दिया है आपका 3500 से लेकर 4500 कैलोरी, बी विकल्प दिया है 4500 से 6500 कैलोरी, सी विकल्प दिया है 5500 से 8500 कैलोरी, और आपका दिया है 6000 से 9 कैलोरी डी विकल्प। कौन सा होगा? जो कठिन कार्य कर रहा है और आपका एथलीट है जो प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी उसे। तो आपका देखिए विकल्प इसमें होगा 54 का विकल्प सही होगा 4500 से
6500 कैलोरी। ठीक है, इतनी आवश्यकता होगी उसके लिए जो आपका कठिन कार्य कर रहा है और एथलीट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता। गर्भवती महिला के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी। ए विकल्प दिया 2700 कैलोरी, बी विकल्प दिया है 3000 कैलोरी, सी विकल्प दिया है 2500 कैलोरी और डी विकल्प दिया है आपका 3000 कैलोरी। तो गर्भवती महिला के लिए कितना होगा आपको, तो आपको कितना 2700 कैलोरी प्रतिदिन आप उसको आवश्यकता होती है गर्भवती महिला के लिए। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपका सामान्यतः अभ्यास करने वाले एथलीट को प्रतिदिन शरीर के लिए कितने किलो वजन की दर से कितने ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। सामान्यतः अभ्यास करने वाले एथलीट को प्रतिदिन शरीर के प्रति किलो वजन के दर से कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब 1 किलो अगर उसका वजन है तो उसे कितनी ग्राम प्रोटीन चाहिए, ये विकल्प है आपका। तो ए विकल्प दिया 1.2 ग्राम कैलोरी, बी विकल्प दिया 1.5 कैलोरी, सी दिया 1.8 कैलोरी और डी दिया है आपका 2 कैलोरी। तो 56 का जो होगा वो 56 का होगा ए 1.2 कैलोरी। कितना, 1.2 प्रति किलो के हिसाब से उसको कैलोरी की एक एथलीट को आवश्यकता होगी। 57वां है विकल्प आपका गहन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एथलीट को प्रतिदिन शरीर के प्रति किलो वजन की दर से प्रोटीन, मतलब जो गहन प्रशिक्षण कर रहा है उसको प्रोटीन की आवश्यकता कि 1 किलो पर कितनी होगी उसके वजन के हिसाब से। तो ये विकल्प दिया है 1.8 ग्राम, बी दिया है 2 ग्राम, सी दिया 2.3 ग्राम और डी दिया है आपका 2.5 ग्राम। ठीक है, तो कितनी आवश्यकता होगी प्रोटीन की 1 किलो वजन के लिए। तो 57 का आपका होगा डी 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको प्रति केजी कह सकते हैं हम मतलब प्रोटीन की आवश्यकता होगी एक कठिन या गहन प्रशिक्षण कर रहा है जो एथलीट है उसके लिए। अगला है आपका 58वां क्वेश्चन, खिलाड़ी को प्रतियोगिता में के आरंभ होने से कितने घंटे पूर्व तक ठोस आहार नहीं लेना चाहिए। अगर खिलाड़ी प्रतियोगिता में आरंभ होने के लिए तैयार है तो कितने घंटे पहले वो ठोस आहार नहीं लेगा। खिलाड़ी को प्रतियोगिता में आरंभ होने से कितने घंटे पूर्व तक ठोस आहार नहीं लेना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो ए दिया है 3 घंटे, बी दिया है 4 घंटे, सी दिया है आपका 5 घंटे, डी दिया है आपका 6 घंटे। तो 58 का कौन सा सही होगा बताइए। तो 58 का होगा आपका 3 घंटे, यानी 3 घंटे पहले तक वो कोई भी भारी आहार या ठोस आहार नहीं लेगा अगर किसी प्रतियोगिता में वो शामिल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो विकल्प 58 थे वो थे आपके संतुलित आहार से। जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं परीक्षा वो मैंने करा दिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो और जितनी भी पिछले वीडियो मैंने डाल रखी हैं, करीब 100 से ऊपर वीडियो मेरी पड़ चुकी हैं खेल स्वास्थ्य से संबंधित, वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन की घंटी दबा देते हैं तब। नमस्कार।